थे आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MCSA एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। इंडियन पॉलिटी का एक बेहतरीन सेगमेंट जिसको स्टार्ट किया लास्ट डे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, उसी के बाकी शेष प्रश्नों के साथ। उम्मीद करता हूँ ये श्रृंखला करने के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं या आने की जो प्रोबेबिलिटी है, इसी के दायरे के अंतर्गत ही आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे और एक बहुत अच्छी समझ आपको भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में विकसित हो चुकी होगी वीडियो के कंप्लीट होने तक। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपने समय को सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं और अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी सेगमेंट के प्रश्न हैं उसको हल करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। पहला प्रश्न आपके सामने है कि उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत किया गया है। ठीक है, क्या शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, थोड़ा बारीकी से ध्यान रखिएगा। शब्द का यूज किया गया है कि यहाँ पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का जो है पद के बारे में बताया गया है। तो ये किस आर्टिकल में 126 में कहा गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तब नियुक्त करता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के संबंध में किसी से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जिन बच्चों ने क्लास की है निश्चित तौर से उनका जवाब आ चुका होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 126 कहता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ ही साथ कब जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब करेंगे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, राष्ट्रपति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के संबंध में किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें होता क्या है कि जो उस समय वहाँ पर जो सीनियर मोस्ट होता है उसी को राष्ट्रपति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंद कह रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कब नियुक्त कर सकते हैं? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, ठीक है, या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब की स्थिति में वो कौन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं? 126 का प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सभी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं दोस्तों। तो इस आधार पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तदर्थ न्यायाधीशों के से संबंधित है आर्टिकल 127। चलिए बताइए फटाफट, बिना आप लोग अपने स्मरण शक्ति को स्ट्रांग करिए दोस्तों और बिना देखे ही जवाब का देखे ही आप जवाब देते चलिए फटाफट। कह रहा है मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये कैसा स्टेटमेंट है आपका, सही है गलत है? दूसरा, तीसरा कह रहा है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय में सत्र को आयोजित करने के लिए गणपूर्ति न होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता हो। ठीक, चौथा कह रहे हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये 4 स्टेटमेंट दे रहा है और चारों स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कि आपको कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं, सही बताने हैं आपको। तो देखिए तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति के बारे में कहा गया है आर्टिकल 127 यानी कि 127 में तदर्थ न्यायाधीशों के लिए कहा गया है। और तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है दोस्तों केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाती है और इसकी नियुक्ति जो की जाती है उसके पीछे का कारण ये होता है कि जब न्यायपालिका का सत्र स्टार्ट होता है उस समय जब न्यायाधीशों की कमी होती है तो उस न्यायाधीशों की कमी को पूरा करने के लिए, जैसे आप कोई स्कूल या कॉलेज स्टार्ट होता है दोस्तों तो 8 पीरियड होते हैं, 8 पीरियड के आधार पर टीचरों की नियुक्ति की जाती है। मान लो कोई टीचर रिटायर्ड हो जाए या कोई टीचर किन्हीं कारणों से अनुपस्थित हो जाए तो उनकी जगह पर किसी न किसी को रखा जाता है दोस्तों। मान लो रिटायर्ड हो गए टीचर तो वहाँ से बाहर से कोई टीचर हायर किया जाता है, मान लो केमिस्ट्री फिजिक्स या किसी और सब्जेक्ट के टीचर किन्हीं कारणों से क्या रिटायर्ड हो गए, तो फिर अगले सत्र में क्या करेंगे? जो प्रबंधक महोदय होंगे या प्रिंसिपल साहब होंगे वो क्या करेंगे? नए शिक्षक की नियुक्ति करेंगे। तो जैसे प्रक्रिया हमारे स्कूलों में हुआ करती है, ऑफिसों में हुआ करती है, सेम उसी तरह से न्यायपालिका में भी है। उसमें क्या होता है कि जब कोई सत्र स्टार्ट होने वाला होता है, न्यायाधीशों की कमी होती है तो मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति से कंसल्ट करते हैं, राय मांगते हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वो कहते हैं और फिर वो नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है,
चलिए, तो 127 में कहा गया है मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल उनकी सहमति से ही की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? तब की जाती है दोस्तों, कब नहीं, यहाँ पे तब होना चाहिए, तब की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए गणापूर्ति न हो, न्यायाधीशों की आवश्यकता हो। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही तदर्थ न्यायाधीशों में नियुक्ति की जाती है। चलिए जवाब दीजिए दोस्तों कि केवल सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो हाई कोर्ट में फिर किस न्यायाधीशों को जो नियुक्ति की जाती है उसको क्या कहते हैं? उनका नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके फटाफट जवाब दे दीजिए। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं। हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों जैसा जो नियुक्त किया जाता है, न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, जवाब आ रहा है आपका? चलिए मैं बता दे रहा हूँ, जिसको नहीं पता है, अपर न्यायाधीश। ठीक है, चलिए आप हमको ये बता दीजिए आप लोगों को कि कार्यवाहक न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश में अंतर क्या है? कार्यवाहक न्यायाधीश। ठीक है, कार्यवाहक न्यायाधीश का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये कहाँ पर नियुक्त होता है? और आपको मैंने जब पढ़ाया तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अपर न्यायाधीश, उसके बाद कार्यवाहक न्यायाधीश। तो अपर न्यायाधीश और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो ये कब नियुक्त किए जाते हैं? कब अपर नियुक्त किए? अपर तो जान गए आप लोग। ठीक है, अपर जो है हाईकोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की भांति ही कार्य करते हैं। ठीक है, कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या प्रावधान है और ये बताइए हमको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर दोस्तों करेक्ट दिए गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहे हैं जब किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट कर दिया जाता है, तब उसका यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्य पर प्राथमिकता देकर उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित हो। बिल्कुल, जब किसी को नियुक्त कर दिया जाता है, किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय, देखिए कहना है ना कि न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर देने पर, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने पर नाम निर्दिष्ट कर दिया गया है, उनका कर दिया गया है, तब उनका कर्तव्य होगा कि वह अपने पद एवं कर्तव्य को प्राथमिकता देकर उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित हों। जी ठीक है, ये बिल्कुल सही बात कही गई है। चलिए अगला कह रहे हैं जब तदर्थ न्यायाधीश इस प्रकार कार्य करता है तो उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकारिता शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही गई है दोनों में। तीसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 127(2) में उपबंधित किया गया है, यानी कि दिया गया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट दोस्तों निश्चित तौर से आपको जवाब आ गया होगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं दोस्तों। 127(2) कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में बता रहा है कि इसमें बता रहा है कि जो न्यायाधीश जो हाई कोर्ट का है और उसे सुप्रीम कोर्ट का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, नियुक्त उसका नाम नेट कर दिया गया है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको शक्तियां और जो है अधिकार जो है उसको प्राप्त होने लगेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के, और उसका कर्तव्य होगा कि वह कर्तव्य प्राथमिकता देकर उसकी सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में उपस्थित होना स्टार्ट कर दे। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो उपयुक्त सभी का जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बार बार जिक्र किया है इस बात को, मैं प्रश्नों को इस रूप में बनाने की पूरी कोशिश करता हूं कि वो क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से सारे तथ्य जो हैं आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, जिससे कि आपका एक आत्मविश्वास बना रहे। इस सीरीज को आप दोबारा अगर देख लेंगे तो टेक्स्ट बुक उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार दो बार अच्छे से आपने पढ़ लिया है टेक्स्ट बुक को, अपने नोट्स को, फिर इसके बाद में आप प्रश्नों को करके ही अपना मूल्यांकन असेसमेंट करते रहेंगे समय समय पर। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्नों की इस तरह की श्रृंखला बनाई है दोस्तों, जिससे कि आपका संपूर्ण सिलेबस जो है पाठ्यक्रम वो अच्छे से रिवीजन हो जाए। आप समय के साथ उसको रिवीजन कर लें, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर का, कह रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान, या नहीं यह होना चाहिए, यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने और कार्य में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, ये बात बताई गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है दोस्तों।
कि किसी जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को आवश्यकता प्राप्त न्यायाधीश जो हैं उनको जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं उनको जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति की पति की भांति ही उनको बुलाया जा सकता है, ठीक है, बैठक में अनुरोध कर सकता है। और एक बात ये जान लीजिए कि बैठक में रिटायर्ड को अनुरोध किया जा सकता है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का हो, और वही एज ए लाइक एक जो है आप तदर्थ न्यायाधीश के रूप में ही बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन इसके लिए वो जो रिटायर्ड न्यायाधीश महोदय हैं वो बाध्यकारी नहीं हैं, वो चाहें तो अगर वो सहमत होते हैं तो ऐसा न्यायाधीश करने के लिए सहमत या असहमत हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो न्यायाधीश को बाध्यता ही होगी कि वो अगर जिनको नॉमिनेट कर दिया गया उनको आना ही है, जो रिटायर्ड न्यायाधीशों के बारे में कहा जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जब प्रमोट किया जाएगा तो लगभग उसकी बाध्यता होती है, वो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो 127 के पहले तदर्थ के बारे में कहा गया था और 128 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो आर्टिकल 128 ये उपबंधित करता है कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है, यानी कि तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ये बात आप यहाँ पे कही गई है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं तथा न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति के आधार पर की जाएगी जो संसद द्वारा उपबंधित करे। ये एक बात कही गई है जो आयु सीमा के बारे में है, किसके, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु सीमा के बारे में है, ये बताया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु सीमा के बारे में बताया गया है। तो आप बताइए किस आर्टिकल में ये कहा गया है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा एक बात बता दी जाए, जैसे कहा गया है ना कि इनकी आयु सीमा, लेकिन इसके पहले भी अगर कोई न्यायाधीश महोदय ये चाहते हैं कि अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र लिखित रूप से राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित करते हुए अपने हस्ताक्षरों के साथ प्रेषित करके त्यागपत्र उसके पहले भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें बताई गई हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है। और इसमें जो कहा गया है ना दोस्तों कि 65 वर्ष तक की आयु के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई, वो आर्टिकल आपका 24 का कहता है, मतलब 124(2) का कहता है, 124(2) का ये बारे में बात बताई जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखिए दोस्तों, ये प्रश्नों को जैसे देखिए उसको पास करिए, तुरंत जो है उसको आगे कंटिन्यू करिए, फिर आगे के क्वेश्चंस को आगे देखते चले जाइए, ठीक है दोस्तों। जो बच्चे, मेरा प्रयास ये रहता है, जो बच्चे बिल्कुल क्लास नहीं किए हैं उनके लिए भी ये इतना ज़्यादा उपयोगी हो जाए कि उनको सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होता चला जाए, उनका समय भी बचे और उनको एक कमांड बनती चली जाए, जिससे कि एग्जाम से पहले वो बहुत तेज़ी से सारे प्रश्नों की श्रृंखलाओं को अच्छे से रिविजन करके पहुँचे हो क्लास में, एग्जाम हॉल में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख 124(4) में दी गई है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्या ये सही बात कही गई है। दूसरा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल 2 आधारों जैसे सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बताइए सही है या गलत है। तीसरा कह रहा है किसी न्यायाधीश को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के लोकसभा सदन में ही दिया जा सकता है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, बताइए फटाफट। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 124(4) में ये किया गया है, ये बिल्कुल सही बात कही गई है। और हटाने की जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, सिर्फ 2 आधार हैं। एक तो आपका सिद्ध कदाचार यहाँ पर दे रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा असमर्थता की स्थिति यानी अपंगता वगैरह की स्थिति बन गई है, तो 2 ही आधार हैं। फिर कह रहे हैं तीसरा जो स्टेटमेंट का है, किसी न्यायाधीश को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के केवल लोकसभा में, कह रहा है केवल लोकसभा में, जी नहीं गलत है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में दोनों होता है। और इसको क्या विशेष बहुमत से हटाना होता है। विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है, 50% प्लस 1 जो होता है इससे कम नहीं होना चाहिए कौन, और 2/3 होना चाहिए। देखिए विशेष बहुमत का मतलब हो गया 50% प्लस 1, ठीक है, से जो है होना चाहिए, और प्लस 2/3 बहुमत, यानी कि जितने उपस्थित सदस्य हैं चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, उसके 2/3 सदस्य होने चाहिए। और 2/3 सदस्य किसी भी कंडीशन में टोटल जितने मेंबर्स का वो सदन है उसके 50% प्लस 1 से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि आधा, आधे से एक ज़्यादा, आधे से एक ज़्यादा,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 250 सदस्य होते हैं दोस्तों राज्यसभा में, इसका आधा कितना होगा, 125 होगा, आधे से एक अधिक मतलब 126 हो जाएगा। 126 सदस्य जो है कम से कम इसमें सहमत हों, अगर किसी पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए, तो कम से कम 126 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। और 126 सदस्य ही नहीं, इसमें जो सदन में उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 किसी भी कीमत में इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 126 से ये होता है विशेष बहुमत। चलिए, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, यानी पहला दूसरा सही, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव को संसद में रखने तथा न्यायाधीशों को कदाचार या असमर्थता की जांच करने के लिए विहित करने की शक्ति संसद को दी गई है या किस आर्टिकल में दी गई है, यही बात पूछी गई है। पिछले प्रश्न में भी यही प्रश्न था, बताइए किस में दी गई है, आपको ये जवाब आपको देना है, संसद के किस आर्टिकल में दी गई है। तो थोड़ा सा आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा, जो पिछला प्रश्न था उससे थोड़ा मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन उससे आगे का एक स्टेप है। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद में रखने, न्यायाधीशों को कदाचार या असमर्थता की जांच करने के लिए प्रक्रिया विहित करने की संसद की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल में है। 124 में क्या कहा गया है दोस्तों, कि उनको हटाने के बारे में बताया गया, हटाने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जांच करने की बात, असमर्थता और सिद्ध कदाचार की जांच करने की बात किसमें कही गई है। तो ऐसा देखिए, ऐसा किसी भी कोई भी प्रस्ताव हो संसद में रखने या न्यायाधीशों के कदाचार या असमर्थता की जांच जो करने की शक्ति जो संसद को दी गई है वो आर्टिकल 124(5) में कही गई है दोस्तों। 124(5) में ये जांच के लिए है, ध्यान रखिएगा, हटाने के लिए नहीं है, जांच के लिए है। हटाने के लिए 124(4) है। ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 124(5) का उल्लिखित शक्ति का प्रयोग कर न्यायाधीशों की जांच अधिनियम कब लाया गया। बहुत ही रोमांचक और बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और जवाब हमको दीजिए। किस आर्टिकल में कहा गया है, मतलब ये 124(5) जो है का उल्लेख शक्ति का प्रयोग जो है संविधान न्यायाधीश जांच अधिनियम कब लाया गया था, ये आपको बताना है। 1967 में, 1968 में, 1970 में और 1971 में। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में आया था दोस्तों। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में लाया गया था। ठीक है, और ये जो कहता है वो कहता है क्या, कि किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित कर लाया जाता है। ठीक है, और यह प्रस्ताव जो लाया जाता है दोस्तों लोकसभा में लाया जाता है, तो उस स्थिति में क्या है, 100 सदस्यों की सिग्नेचर होने आवश्यक हो जाएंगे। ठीक है, और अगर राज्यसभा में लाता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। ठीक है, और अगर लोकसभा में आया है तो अध्यक्ष महोदय, और राज्यसभा में आया है तो सभापति महोदय को प्रस्ताव को ग्रहण करने या करने का निर्णय वही करते हैं। ठीक है, प्रस्ताव ग्रहण करने के पश्चात जो है 3 सदस्यीय जो टीम होती है, 3 सदस्यीय टीम होती है, जिसमें आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है इसमें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है और एक उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, एक तरह से कहिए सीजेआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हो जाता है, ये नहीं, यहाँ पे हाई कोर्ट का जो सीजेआई होगा। ठीक है, हाई कोर्ट का जो सीजेआई होगा वो होगा, और एक कोई जो है प्रसिद्ध विधिवेत्ता होगा, जानकार होगा, वो 3 लोग मिलकर के इसका निर्णय लेते हैं। ठीक है, आरोप की जांच करते हैं और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं, और रिपोर्ट की जब पुष्टि हो जाती है न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव सदन में तब जा करके रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ही पूरी प्रक्रिया होती है, और विशेष बहुमत के आधार पर उनको हटाया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये 68 है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे है दोस्तों, आते हैं। न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव यदि लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्य, तो यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। जवाब फटाफट आ जाना चाहिए दोस्तों। पिछले प्रश्न में अभी मैंने इसका जवाब दे दिया। तो कितने सदस्य हैं दोस्तों, 50 सदस्य होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश के विरुद्ध न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। कह रहे हैं यहाँ पर किस न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है अभी तक। ठीक है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश के विरुद्ध न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, कूट में जवाब देना है। बताइए किनके विरुद्ध लाया गया था।
तो ये आपको बताना है। आप हमको क्या बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया दोस्तों। पहला कह रहा है न्यायाधीश बी रामास्वामी और सौमित्र सेन, फिर पीडी दिनकर, पीडी हैं, पीडी दिनाकरण है दोस्तों, पीडी दिनाकरण जो हैं ये हैं, और फिर एस.एन. शुक्ला साहब हैं। इनके ये 4 न्यायाधीश हैं जिनको के विरुद्ध पूछ रहा है कि हटाने की प्रक्रिया लाई गई थी कि नहीं लाई गई थी। आप हमको एक एक का बताइएगा कि कौन कौन के विरुद्ध लाई गई थी और किस न्यायालय से ये बिलोंग करने वाले हैं। ठीक है, किस न्यायालय से ये बिलोंग करने वाले हैं। चलिए मैं एक का बता दे रहा हूँ आपको, पंजाब और हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा के न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं ये। चलिए आप यही बता दीजिए कब आया था, कब इनके विरोध आया था। 1991 में आया था। ये सब मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों। ठीक है, और अगला क्या कह रहे हैं कि सौमित्र सेन के बारे में कह रहे हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, ये बताइए। कलकत्ता का नाम सुने होंगे आप लोग, कोलकाता के न्यायाधीश रहे हैं। और कब लाया गया था, इनके विरुद्ध लाया गया था 2011 में लाया गया था, अगस्त 2011 की बात आपको याद होगी। ठीक है, और पीडी दिनाकरण जो है ये कब लाया गया था और किस न्यायालय के हैं ये। ठीक है, ये कहाँ के थे और इनके विरुद्ध किस न्यायालय से मुकदमा चला था। तो ये रहने मतलब जो सिक्किम के न्यायाधीश जब चीफ जस्टिस बने थे हाई कोर्ट के, सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जब बने थे ये, तो इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था कर्नाटक के उच्च न्यायालय में। जब ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, कर्नाटक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, तब एक इनकम जो है एक इनके खिलाफ जो न्यायाधीश अनियमितता को लेकर के, वित्तीय अनियमितता से संबंधित जो है एक मुकदमा चल रहा था। ठीक है, उसको लेकर के इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया की बात कही गई थी, लाया गया था। ठीक है, करे पर लेकिन यह है कि इन्होंने अपने पद से पहले ही खत्म, मतलब जो महाभियोग चलने से पहले ही इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। और शुक्ला साहब कहाँ के रहने वाले थे ये बताइए। ये शुक्ला साहब किस वाले कोर्ट के रहने वाले थे, ये आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई बात है। ठीक है, तो यूपी के रहने वाले थे। चलिए, तो चारों के खिलाफ आया हुआ है दोस्तों। ये आप लोगों ने जवाब, जो बच्चे पढ़े हैं वो निश्चित तौर से दे चुके होंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े थे उनको भी काफ़ी हद तक जानकारी हो गई। और ये मामला शुक्ला जी वाला है, 31 जुलाई 2019 का मैटर था, बिल्कुल नई बात थी। और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने वीडियो डाला है यूट्यूब पे, उस पर देख लीजिएगा कि ये तिथि जो आपको बता रहा हूँ मैं, इसकी बाकी जो डिटेल रही है वो भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। 2019 में आया था ये एस.एन. शुक्ला का ये। और ये क्या थे, कहाँ के हाई कोर्ट के, पूरा मैटर आप हमको समझा करके अगर चाहते हैं तो जिन बच्चों को तैयार है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस हाई कोर्ट में की बात हो रही है। मैंने बताया उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की, उत्तर प्रदेश के किस हाई कोर्ट में और क्या मैटर था। तो 2 खंडपीठ थी, लखनऊ खंडपीठ थी। लखनऊ खंडपीठ में क्या है, वरिष्ठता क्रम में किस तरह का क्या मैटर था, वो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। तो 124 में शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है, ये बात कही गई है। अब देखिए, इसमें उल्लेख पूरी तरह से डिटेल नहीं दिया गया है किस वाले में किया गया है। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद 124 है, मेरा कहने का मतलब है 124 काफ़ी बड़ा है। अनुच्छेद 124 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है। तो कौन से वाले में कहा गया है शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है, या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, अगर उनकी अनुपस्थिति है तो उनके द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति होंगे वो दिलाएंगे। सही स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में वर्णित की गई है। तो ये बात आपको बतानी है। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है या आपको नहीं सही है, तो बताइए फटाफट, जवाब आपका आ जाना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, तीनों स्टेटमेंट हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं श्रीमान जी कि अनुच्छेद जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया। जी हाँ, 124(6) में ये उल्लेख किया गया है। तो चूंकि आर्टिकल 124 है तो ये सही हो जाएगा उस आधार पे। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति और उसके द्वारा निमित्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। जी हाँ, समकक्ष निमित्त व्यक्ति उसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष जो है उसके द्वारा निमित्त व्यक्ति के समक्ष जो है अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ और प्रतिज्ञान करते हैं। ठीक है, और शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में उल्लेखित है दोस्तों। शपथ भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में वर्णित है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे।
तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों आपके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने वाले कौन व्यक्ति रहे हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए जवाब, और कब की बात है ये बताइए। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। कह रहे हैं एम हिमायतुल्लाह साहब के बारे में कह रहे हैं। चलिए इनके बारे में पहला कह रहे हैं दोस्तों एम हिदायतुल्लाह साहब, दूसरे कह रहे हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ साहब, अजीत नाथ रे कह रहे हैं, और पीडी दिनाकरन साहब के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये बताइए किसके बारे में है? मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। तो इसमें जान लीजिए एम हिमायतुल्लाह साहब थे। ठीक है, इन्होंने 11वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, न्यायाधीश के रूप में 20 जुलाई 1967 को, कितने को? 20 जुलाई 1969 को, 67 नहीं सॉरी दोस्तों, 69 को जो है इन्होंने अपना कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किया था, अपना पद ग्रहण किया था। और कब तक रहे? 24 अगस्त 1969 तक। 24 अगस्त 1969 ठीक तक ये राष्ट्रपति रहे। कौन? हिदायतुल्लाह साहब। वो 11वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने ग्रहण किया था, और यही एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया गया था। यही एकमात्र राष्ट्रपति रहे। तो हिदायतुल्लाह साहब को भूलिएगा मत। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हैं, तथा दूसरा स्थान किसका है? ये आपको बताना है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। सबसे लंबी अवधि तक रहे हैं, तो ये आप जरा ये भी समझ लीजिएगा कि कितने समय तक रहे। सबसे लंबी अवधि तक रहे हैं कौन? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जिसे चंद्रचूड़ साहब के नाम से आप जानते हैं। तो ये 7 वर्ष 4 माह और 20 दिन तक, माह है ये दोस्तों, 20 दिन तक जो है ये चंद्रचूड़ साहब रहे। लगभग 7.5 वर्ष आप लगभग करीब में कह सकते हैं, 7 वर्ष 5 महीने के आसपास ये जो है रहे हैं, ये चंद्रचूड़ साहब रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले हैं। और दूसरे कौन रहे हैं? दूसरा पूछा है इसमें, तो आप लोग बताइए जल्दी से। सौमित्र सेन है, विष्णु स्वामी है, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा साहब हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए कि दूसरे व्यक्ति आपके रहे हैं कौन? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा साहब रहे हैं। इन्होंने 4 वर्ष और 4 माह तक जो है 4 वर्ष 4 माह तक जो है ये राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले दूसरे सबसे लंबे समय तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति रहे हैं, ये भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा साहब जो रहे हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ये सब बड़े ही दुर्लभ और बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। आप लोग अच्छी तरीके से अपने दिमाग के संग्रह में आप इसको रख लीजिएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट डाउन करके अपने कॉपी में रख सकते हैं दोस्तों आप। ये सब बहुत ही दुर्लभ है, और आपको एग्जाम में निश्चित तौर से इनमें से एक आध प्रश्न आने ही आने वाले हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको प्रश्न इन्हीं सारी श्रृंखलाओं में से ही कोई एक ना एक प्रश्न होगा दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे? तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिएगा। संसद जो है विधि द्वारा निर्धारित करेगा, किस आर्टिकल में किया गया है? सैलरी के बारे में बताया गया है, उनके न्यायाधीशों के वेतन दिए जाएंगे और संसद जो है विधि द्वारा निर्धारित करेगी। किस आर्टिकल में कहता है? किस आर्टिकल में कहता है दोस्तों, आपको ये बताना है। चलिए, तो ये किस आर्टिकल में कह रहे हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आर्टिकल आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से। पहले कह रहे हैं आर्टिकल, इसमें पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं आर्टिकल 124 में, फिर कह रहे हैं आर्टिकल 126 में, फिर कह रहे हैं 127 में, 125 में। तो निश्चित तौर से दोस्तों ये 125 में कहा गया है। 125 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद द्वारा निर्धारित करे। ठीक है, ये बात कही जा रही है आपकी। ठीक है, और समय समय पर इनकी सैलरी के बारे में भी प्रमोशन किया गया है। आप जानते हैं कि जो है न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों के अधिनियम 2009 लाया गया था, 2009।
उसके तहत सबके वेतनों को बढ़ोतरी कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी वेतनों में कितनी कितनी बढ़ोतरी की गई थी उस समय। और सबसे जो लेटेस्ट आपका है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के लिए वो 2018 में लाया गया था। ठीक है, 2018 में लाया गया है। और इसमें से क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो 2,80,000 रुपये इनकी सैलरी है, और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की सैलरी 2,50,000 रुपये है। ठीक है, हाई कोर्ट की अगर बात करेंगे तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो सैलरी होती है वो कितनी है आपकी, 2,50,000 रुपये है मुख्य न्यायाधीश की, और उसके अलावा जो और अन्य न्यायाधीश हैं 2,25,000 रुपये उनकी सैलरी है दोस्तों। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है, 125 में है। जब भी बढ़ता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का एक साथ ही जो है कानून ला करके संसद बढ़ा देती है। चूंकि राष्ट्रपति को ही पावर है और संसद को ही पावर है, इस नाते दोनों का एक साथ किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, उसमें कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति वेतन की व्यवस्था सर्वप्रथम कब की गई थी उनकी वेतन वगैरह की व्यवस्था, पेंशन और वेतन की व्यवस्था, पेंशन सेवानिवृत्ति वेतन की व्यवस्था का सर्वप्रथम कब व्यवस्था की गई थी, ग्रेजुटी की व्यवस्था तो कब की गई थी, 1976, 1977, 1976, 1978 और 1980। जवाब फटाफट दीजिए दोस्तों, आपने पढ़ रखा है। ग्रेजुटी की व्यवस्था जो की गई थी 1976 में, 1976 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत के किस निधि से दिए जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, जबानी जवाब आपका आ गया होगा निश्चित तौर से। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते और पेंशन की जो व्यवस्था है किससे दी जाती है, क्या सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहे हैं, भारत की संचित नीति से, राज्य की संचित नीति से, वित्त आयोग से, भारतीय रिजर्व बैंक से। तो निश्चित तौर से संचित नीति से दी जाती है। किसके, भारत की संचित नीति से दी जाती है। भारत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। किसका, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वहीं से दिया जाता है। इवन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित नीति से ही दिया जाता है। राज्य की संचित नीति से केवल उनकी जो है वेतन दी जाती है, और पेंशन वगैरह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कहाँ से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। और यहाँ पर वेतन जो है, वेतन भत्ते जो है यहाँ से दिए जाते हैं राज्य की संचित नीति से। ठीक है, चलिए तो आगे प्रश्न यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ था, तो वहाँ वेतन भत्तों की बात तो संचित नीति से, भारत की संचित नीति से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका है, कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निबंध है। ठीक है, किसमें कहा गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लाजवाब प्रश्न है, किस आर्टिकल में कहा गया है ये बताएं, निबंध किया गया है। तो अनुच्छेद कह रहा है 112, अनुच्छेद कह रहा है 124, अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 122। ठीक है, बताइए फटाफट कि जब चर्चाओं पे संसद में चर्चा नहीं हो सकती है किसके आचरण के बारे में। ठीक है, संसद में आचरण पर निर्बंध रोक लगाई गई है। ठीक है, चर्चा नहीं कर सकते आप न्यायाधीशों के, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। ये निर्बंध लगाता है, कौन सा आर्टिकल रोकता है ये बताइए। अनुच्छेद 121 दोस्तों, आर्टिकल 121, तो ऑप्शन में दिया हुआ है आर्टिकल 121 थर्ड नंबर पर, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित है कि राज्य विधानमंडल में सुप्रीम कोर्ट या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में किए गए किसी आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न उसी से बिल्कुल मिलता जुलता आपका प्रश्न है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न जो आपका है बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। तो कौन किस आर्टिकल में कहा गया है आप लोग जरा बता दीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पर प्रश्न में कोई टेक्निकल दिक्कतें आपको थोड़ा देखिए समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह राज्य विधानमंडल में उच्च न्यायालय या किसी उच्चतम न्यायालय, सॉरी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में किसी आचरण के बारे में चर्चा नहीं हो सकती। अभी देखिए इसके पहले वाला जो प्रश्न था दोस्तों वो क्या कह रहा था, संसद में। यहाँ क्या कह रहा है, राज्य विधानमंडल में। अब क्या कह रहा है, संसद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में चर्चा नहीं की जा सकती, अनुच्छेद 121 में कहा गया है।
और कह रहा है राज्य विधानमंडल में यानी कि विधानसभा विधान परिषद में कोई चर्चा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में कौन सा आर्टिकल निर्बंध लगाता है? तो 211 लगाता है दोस्तों, अनुच्छेद 211। ये बात याद रखिएगा कि संसद, किसी भी संसद में, चाहे राज्य की संसद हो यानी राज्य विधानमंडल में और या संसद में, क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में कोई चर्चा नहीं उस रूप में हो सकती है। तो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है, संसद में रोक लगाती है, ये अनुच्छेद 121 लगाता है, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 211 रोक लगाता है। दोस्तों ये आपका बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता है? ये किस आर्टिकल में कहा गया है? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। भाई देखिए, जो कोई अगर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका है तो भाई किसी भी न्यायालय में वो खड़ा होगा तो बाकी जो जज साहब होंगे उनसे सभी जज छोटे होंगे, तो कैसे उनके अगेंस्ट जो है कोई निर्णय दे पाएंगे उनके समक्ष? ठीक है, तो इस नाते उनको रोक लगा दी गई है कि वो किसी न्यायालय में खड़े नहीं हो सकते हैं वकील के रूप में। भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता है। ये रोक किस आर्टिकल ने रोक लगाई है? तो आप देख लीजिए अनुच्छेद, देखिए बहुत ही लंबा अनुच्छेद है, 124(4) 124 जो है बहुत ही लंबा आर्टिकल है। इसके सारे जो है बड़े गूढ़ता इसमें है, तो सबको आपको याद कर लेना होगा दोस्तों। ये कहता है क्या? 124(5), 124(6), 124(7) उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्टिकल जो है 124(7) ये बात बताते हैं कि वकालत नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है वकालत नहीं कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, और कोई हाई कोर्ट का अगर न्यायाधीश हो दोस्तों, वो क्या कर सकता है? वो क्या नहीं कर सकता? तो अपने हाई कोर्ट में वो नहीं कर सकता है, वकालत कर सकता है, और उससे छोटे में नहीं कहीं कर सकता है। बाकी किसी और राज्य में वो कर सकता है, किसी राज्य में वो कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है वकालत, ये उसके लिए उपबंधित किया गया है। आगे प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के ऐसे दूसरे न्यायाधीश कौन हैं जिनको उनके पद से हटाने के लिए अगस्त 2011 में राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग कि कौन है। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन है, न्यायाधीश वी रामास्वामी हैं, तीसरे हैं PD दिनाकरन हैं, चौथे हैं SN शुक्ला साहब। तो किन के बारे में कहा गया है दोस्तों? तो जान लीजिए आप लोग, जवाब फटाफट दीजिए, जवाब दीजिए फटाफट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जो है ये दूसरे न्यायाधीश हैं। ठीक है, कौन? ये दिनाकरन सौमित्र सेन साहब जो हैं ये दूसरे न्यायाधीश हैं जो कि इनको पद से हटाने के लिए अगस्त 2011 में इनके खिलाफ जो है राज्यसभा में प्रस्ताव किया गया था। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा में प्रस्ताव किया गया था। ठीक, तो ये दूसरे व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखिएगा, सौमित्र सेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता देता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद जो है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता देता है? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये आप जान चुके हैं, मतलब आपको पता है, जवाब दीजिए फटाफट। अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133। तो प्रारंभिक अधिकारिता जो देता है वो आर्टिकल 131 देता है, 131। ठीक है, अपीलीय अधिकारिता कौन सा आर्टिकल देता है वो आप हमको बताइए फटाफट। ठीक है, तो 131 क्या देता है? प्रारंभिक या आरंभिक अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक या आरंभिक अधिकारिता जो है आर्टिकल 131 देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को आपराधिक मामलों में अपील की अधिकारिता प्राप्त है? ठीक है, किसके बारे में? आपराधिक मामलों में। ये कौन सा आपका है आर्टिकल, ये बताना है आपको। अनुच्छेद 130 आपराधिक मामलों में कौन कौन से आर्टिकल दे रहे हैं आपराधिक मामलों में जो प्राप्त होंगे, और इसके बाद सिविल मामलों में है कोई आर्टिकल है और आपको बताना है। तो आपराधिक मामलों में पहले पूछा गया है प्रश्न, तो आपराधिक मामलों के बारे में आप बताइए। अनुच्छेद 130, 132, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 134। तो जान लीजिए दोस्तों कि अपीलीय मामलों में, ठीक है, जो है संविधान जो है ये जो क्रिमिनल मामले हैं आपराधिक मामलों में है, वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 134 है जो आपराधिक मामलों में, यहाँ पर सम क्या कह रहा है, आपराधिक मामले कह दिया है ना। आपराधिक मामलों में कौन सी अपील दी गई है दोस्तों? तो वो कही गई है अनुच्छेद 134 में कही गई है, ध्यान से समझ लीजिएगा। आप लोग हमको बता दीजिए कि संवैधानिक मामलों में किस अनुच्छेद के तहत? 132 के तहत संवैधानिक मामलों, संवैधानिक
यानी कानूनी मामले हैं उसके संबंध में ये दिया गया है, अपील करने की अधिकारिता उनको मंगाने के लिए दिया गया है। और सिविल मामलों के लिए किस आर्टिकल में है दोस्तों? 133 में। सिविल मामलों के लिए सिविल मामलों में अधिकारिता प्राप्त है उसको इसके मामले, और ये आपराधिक में 134 में है, सिविल 133 में है, 132 में संवैधानिक मामलों के बारे में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक मामलों में एवं सिविल मामलों में अपील करने की अधिकारिता प्राप्त है? देखिए वही प्रश्न जो मैंने बताया उसका जवाब फटाफट हो जाए। तो संवैधानिक मामलों में मैंने क्या अनुच्छेद 132 बताया, सिविल मामलों में मैंने क्या अनुच्छेद 133 बताया था। ऑप्शन पहला ही इसमें दिया हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट यही हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया आपका 132 और 33 आपका जो है ये आपराधिक मामलों के बारे, सिविल 132 जो है सिविल मामलों के लिए है, और 133 जो है वो 132 संवैधानिक मामलों के लिए है, और 33 जो है वो किसके मामलों के लिए? सिविल मामलों के लिए है। चलिए अगले प्रश्न पे, पहला इसमें करेक्ट हो गया दोस्तों। 24 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को विवेकीय अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को विवेकीय शक्ति देता है, विवेकीय मामलों की शक्ति देता है? अनुच्छेद विवेकीय अधिकार प्राप्त करता है या शक्ति देता है दोस्तों? तो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अनुच्छेद 135 है, अनुच्छेद 134 है, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137 है। तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? अनुच्छेद 136 आपको क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट को विवेकीय शक्ति का अधिकार देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है? ये आपका जवाब होना चाहिए इसमें। बताइए कौन सा क्वेश्चन है कि जिसमें कहा है कि रिव्यू कर सकता है, अपने दिए गए निर्णय का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में दिया गया है कि कर सकता है? बताइए, आर्टिकल है 140, 147, 137, 138। जल्दी से बताइए दोस्तों कि न्यायिक पुनरावलोकन का सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन कब कर सकता है? आर्टिकल 137 में ये बात कही गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्रदान किया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकारिता प्राप्त की गई है, ये प्रश्न आपका है। अनुच्छेद आपका दे रहे हैं यहाँ पे 142, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 143। तो किसमें दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट सलाहकारी अधिकारिता प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकारिता जो प्राप्त की गई है वो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 143 में है, 143 में दोस्तों दिया गया। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 27 नंबर प्रश्न जो आपका है वो क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए और उम्मीद है याद भी होगा। दोनों लोगों ने जवाब दे दिया होगा। अनुच्छेद 124 है, 215 है, अनुच्छेद 129 है, अनुच्छेद 128 है, अनुच्छेद 137 है। तो कौन सा जवाब है जो इसमें आपको बताना है? उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है। तो अनुच्छेद 129 जो है सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय जो है घोषित करता है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है, आर्टिकल 129। ठीक है, अभिलेखीय न्यायालय है ये। अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है दोस्तों? वो स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा वो निर्णय जो दिए जाते हैं वो अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। सभी निर्णय जो दिए जाते हैं वो अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, यानी कि जब भी कानून की व्याख्या करेगा तो उसको एक अभिलेख के रूप में रख लिया जाएगा, और उससे संबंधित कोई भी वाद अगर होगा, जो भी उससे संबंधित चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर किसी भी हाई कोर्ट में हो, उसी निर्णय को आधार बनाया जाएगा, जब तक कि उससे बड़ी पीठ ने कोई निर्णय दे करके उसे बदल ना दे। कौन से निर्णय दे करके? मतलब जो पहले से दिया गया निर्णय है उसको जब तक, यानी न्यायिक पुनरावलोकन ना उसका हो जाए। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब उसे बड़ी पीठ जो बैठेगी वो अपना पुराने पीठ के फैसले को बदल देगी, तो वो ऐसा हो सकता है तब की स्थिति में, अन्यथा की स्थिति में वो अभिलेख के रूप में वो दर्ज रहेगा, और अगला जो कोई निर्णय आएगा उसे बड़ी पीठ का, तो वो फिर उसी जगह पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। चलिए, तो 129 हो गया दोस्तों, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का प्रश्न, जिसमें आपको बताना है कि लोक अदालत, उपभोक्ता न्यायालय तथा श्रमिक न्यायालय विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, लोक अदालत, उपभोक्ता न्यायालय, श्रमिक न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ पर की जा सकती है, ये आपको बताना है। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, दोनों में, किसी में। तो देख लीजिए दोस्तों, जो उपभोक्ता अदालत है, ठीक है, उपभोक्ता न्यायालय यानी लोक अदालत है,
और श्रमिक न्यायालय जो है, इनके विरुद्ध जो है आप अपील हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो दोनों में ऑप्शन जो दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जो प्रश्न आपका कह रहे हैं आपका, हाँ ये प्रश्न आपका है जिसमें कह रहे हैं कि 2018 में हुए संशोधनों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में मैंने शुरुआती दौर में ही बता दिया था, जवाब निश्चित तौर से आपको आ जाना चाहिए। बात हो रही है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के CJI की बात हो रही है और अन्य जजों की। तो 2,80,000 मैंने बताया था आपको, ठीक है, और बाकी जजों की 2,50,000 रुपये। तो 2,80,000, 2,50,000, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पूछा है इसमें क्या था, देखिए इसमें पूछा है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश यहाँ होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर एक शब्द देखिए त्रुटिपूर्ण है, मैं माफ़ी चाहूँगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य होना चाहिए यहाँ पे, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का प्रतिमाह वेतन कितना होगा, तो मुख्य ये थे, तो 2,80,000 मुख्य का होगा, बाकी से इसका ये होगा आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 30 नंबर प्रश्न जो आज का आखिरी प्रश्न आप लोगों का है दोस्तों। चलिए देखते हैं, जवाब आप फटाफट दीजिए इसको। ये प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसमें कि भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन है जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी है। बताइए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये भारत की पहली लेडी हैं दोस्तों, अधिवक्ता जो थी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है, वो कौन है बताइए। भारत की पहली हैं, फातिमा बीबी, इंदु मल्होत्रा, दोनों, कोई नहीं। तो जान लीजिए, इंदु मल्होत्रा भारत की पहली अधिवक्ता है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनी है। और इनको कब नियुक्त किया गया ये जरा बता दीजिएगा आप। 27 अप्रैल 2018 को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ये पद की शपथ ये ली हैं, ठीक है। 27 अप्रैल 2018 को इंदु मल्होत्रा मैडम ने जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं। और ये इंदु मल्होत्रा रही हैं जो कि पहली न्यायाधीश रही हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के 30 प्रश्नों की श्रृंखला कर ली। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, और एक अच्छी समझ आपकी सुप्रीम कोर्ट के से संबंधित सारे तथ्यों को आपने जान लिया और एक अच्छी समझ आपकी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बन चुकी है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आपको भी खुद आत्मविश्वास हो रहा होगा कि ये सत्य है और मेरा जो कमांड है वो इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से बन चुका है। अब अगले जो प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम आएंगे दोस्तों, उसमें हम लोग देखेंगे कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं और उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति और तमाम सारी जो व्यवस्था है हाई कोर्ट की, उसके बारे में प्रश्नों में चर्चा करेंगे। आप लोग ऐसे ही साथ अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। हम लोग नई श्रृंखला के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। आगे भी नए नए जो है क्लासेस हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और आपके ज्ञान को बढ़ाने का भरसक प्रयास करते रहेंगे। हम लोगों ने जो बायोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट की है दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। सारे प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट है, इन्वायरमेंट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंग्लिश है, बायोलॉजी भी स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा दोस्तों तमाम सारी श्रृंखलाएं प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं, हिंदी, रीजनिंग और तमाम सारे जो क्वेश्चंस हैं, मैथ की श्रृंखलाएं हैं। आप उसमें से जा करके अपनी स्टडी को एक धार दे सकते हैं, एक बेहतर तैयारी आप लोग अपनी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।